बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर खेल क्रिकेट के हवाले से और जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों क्या हो रहा है और जिस तरह से कैंप्स के हवाले से खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान मुल्तान में जो है वो सीरीज़ का आगाज़ होगा। इतनी शदीद गर्मी में क्या खिलाड़ी जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे खेलने के लिए तैयार हैं और किस तरह से NCA के अंदर जो है वो खिलाड़ियों पे मेहनत की जाती है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे अतीकुज़्ज़मा साहब, जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे गुज़िश्ता दौर में और अब इन दिनों वो इंग्लैंड में मुक़ीम है। तो बज़ीर ये वीडियो लिंक हमें ज्वाइन किया है अतीकुज़्ज़मा ने। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम अली भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अतीक से जानेंगे उनकी मसरूफियात के हवाले से, उनके कुछ न्यू असाइनमेंट के हवाले से, क्योंकि इन दिनों वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ अब वाबस्ता हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी क्या यादें हैं उनको भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियों का आगाज। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की प्रैक्टिस को खुसूसी टिप्स। सख्त गर्मी में बॉलर्स का नेट प्रैक्टिस में शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा। पाकिस्तान टीम में 4-5 कीपर्स होने चाहिए। मैं मुतबादिल विकेट कीपर से नहीं घबराता, मोहम्मद रिजवान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज मेरे लिए अहम है। मेरी कोशिश है सीरीज में 15-16 विकेटें लूं, शाहीन जाफरीदी। इंजरी से रिदम में आने में मुश्किल होती है। दोनों वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कोशिश होगी कि पिछले साल से मजीद अच्छा करें, शादाब खान। पाक श्रीलंका वुमेन टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। बैनुल-अक़वामी T20 से वर्ल्ड कप तक महदूद की जाए और लीग क्रिकेट को फरोग दें रवि शास्त्री। मोइन अली नए कोच ब्रेंडन मैककॉलम की क़यादत में दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इस वक्त अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद है। अतीक, ये बताएगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे, ये जो कैंप लगाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज़ के लिए, इस हवाले से बताएगा कि क्या होता होगा अमूमन इस अंदाज के जो कैंप लगाए जाते हैं और इसमें क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाती होगी? अली भाई, बेसिकली ये कंडीशनिंग कैंप है जिसमें फिटनेस को और जितने भी इनके स्किल को कंडीशन करने के लिए लगाया गया और उस पर काफ़ी अच्छा काम होता है वहाँ पे। और प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जिस एरियाज में वो काम करना चाहते हैं, जो उनकी वीकनेसेस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो खुद एनालाइज करके वो कोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, जिसके बाद कोचेस उनके लिए प्लान बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैंने देखा काफ़ी कोचेस वाबस्ता हैं इस कैंप के साथ। सारे हमारे स्टार कोचेस भी हैं, उसके अलावा जो हमारे रीजनल कोचेस हैं उनको भी मैंने देखा काम करते हुए। तो होपफुली, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, अगर मैं होता वहाँ पे तो मुझे ज्यादा पता चलता कि इस लेवल पे काम हो रहा है। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि सकलैन मुश्ताक के साथ मैंने भी काम किया, उमर रशीद वगैरह के साथ, तो मुझे उम्मीद यही है उसी तरह से काम हो रहा है जो पहले काम हो रहा था। लेकिन क्या वजह है कि जिस तरह आप कहते हैं मैं होता उस वक्त भी ऐसा काम होता था, अभी भी कैंप में काम हो रहा है, खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, कुछ काउंटी खेल कर आए हैं, कुछ डोमेस्टिक में मुसलसल जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी क्या ऐसी गलतियाँ हैं कि जो किसी तौर से सही हो गई नहीं दे रही हैं? नहीं अली भाई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इतनी बुरी तो नहीं है। अगर आप T20 और टेस्ट सीरीज या होम सीरीज जितनी भी अभी प्रीवियसली पाकिस्तान ने खेली है उसमें परफॉर्म अच्छा किया पाकिस्तान ने। और ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं कोई भी मैच, उसमें आपके हमेशा एरियाज होते हैं जो आपने जिसमें परफॉर्म अच्छा किया होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें आपको चाहते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट आए। तो वो इम्प्रूवमेंट तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता रहता है और 100% चीजें कभी भी सही नहीं हो सकती। कभी बाबर आजम फॉर्म में होता है, कभी रिजवान होता है, कभी कोई और फवाद आलम होता है, तो कभी आबिद अली होता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो प्लेयर को तो ऑनगोइंग अपने वर्क पे स्किल पे काम करना ही पड़ता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है प्लेयर को इस किस्म के कैंप्स में मदऊ करने का? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर वो हैं कि जो परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी कैंप में मदऊ नहीं किए जाते और कुछ प्लेयर वो हैं जो शायद मीडिया के प्रेशर की वजह से, आवाम के प्रेशर की वजह से जो है वो कैंप में मदऊ कर लिए जाते हैं। इस तरह भी हमने देखा कि उमर अकमल को मदऊ किया गया, फिर हारिस सुहेल के हवाले से भी बातें आ रही थी, फिर इसके साथ साथ सोहेब मकसूद की भी फिटनेस पर हमेशा बात होती है, लेकिन वो भी मदऊ कर लिए जाते हैं। फिर शर्जील खान कि जिनके लिए खुद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि टेंटेड प्लेयर के तो कटआउट भी स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं लगाने चाहिए, उनको भी मदऊ कर लिया जाता है। तो क्राइटेरिया क्या है जो आपने देखा यहाँ पे NCA में जो आपका दौर गुजरा है? ये क्राइटेरिया तो बनाया जाता है, मगर उसको फिर ना तोड़ भी दिया जाता है, उसको थोड़ा सा बैंड कर दिया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर क्या है अली भाई, वहाँ पे जब आपको प्रेशराइज किया जाता है दूसरे सोर्सेज से, तो आप रूल को हमेशा बैंड भी कर दिया जाता है।
और कुछ प्लेयरों के लिए NHPC पे आना मना होता है कि वो हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं मगर वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते तो उनके लिए आना मना नहीं है, मगर कुछ नॉन प्रोफेशनल प्लेयर आ जाते हैं NHPC में तो फिर उनके लिए कोई बातें नहीं करता। तो चीजें आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह चलती है, मगर इस रजीम में कम अज कम इन्होंने चीजों को फेयर करने की कोशिश की है। जहां तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, वहां पे जो किसी प्लेयर के खिलाफ कोई बात करता है ना तो उसको उस बात को लिख लेनी चाहिए ताकि उसको बाद में याद रहे कि मैंने ये बात करी थी उस प्लेयर के खिलाफ, ताकि फिर वो अपनी बातों को बैकअप कर सके कि भाई मैंने तो ये बात करी थी, अब मैं उसको खुद ही आने दे रहा हूँ। तो हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आपने से पहले भी जो टेंटेड प्लेयर है उनको चांसेस दिए हैं, तो शर्जील को चांस दे देंगे तो कौन सा आपने ऐसी कोई नई चीज कर दी। तो आप प्लेयर का कैलिबर देखें, अगर वो प्लेयर अलाउ है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें बोला है कि 10 होने के बाद या मैच फिक्सिंग के बाद जब आप अगली सजा काट लो आप पाकिस्तान नहीं खेल सकते। या तो कोई एक ऐसा लॉ बना दिया जाए ताकि सबको एक ही तरीके से देखा जाए, या अगर लॉ नहीं है तो सबको फिर आप मौका दिया जाए। अगर शर्जील इस काबिल हैं, शर्जील हर चीज को, हर बॉक्स को टिक करते हैं, तो शर्जील को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे इस हवाले से कि अभी हमने देखा भी कि बाबर आजम के जो भाई थे सफ़ीर आजम, वो आके खेले वहाँ पे, उन्होंने प्रैक्टिस की, शाहनवाज धानी के सामने उन्होंने बैटिंग की है, आप वहाँ पे रहें। क्या बहुत इजी एक्सेस है लाहौर के प्लेयर के लिए NCA में जाना? क्योंकि अगर कराची से, बलूचिस्तान से या KP से या कहीं से भी अगर कोई प्लेयर जाता है तो शायद उसके लिए मुश्किलात होती हैं। और इवन उमर अकमल के ऊपर जब पाबंदी लगी तो उनको भी NCA में प्रैक्टिस करने के मौके नहीं मिल सके थे। उनको कहा गया कि आप अपनी फ्रेंचाइज से हमें लेटर लिखवाएं, फिर ईमेल की गई, फ्रेंचाइज ने शायद उसकी पेमेंट भी की। इतनी सारी जो है वो मुश्किलात और हर्डल्स के बाद उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, और दूसरी तरफ सफ़ीर आजम को खेलने का मौका मिला। अब इसमें बाबर आजम को मैं इसलिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि बाबर आजम जाहिर सी बात है वो अगर आप मासूमियत में ले गए या अपने ताल्लुकात की वजह से ले गए, लेकिन जिसने पिच तैयार करके दी, जिसने NCA में आने का मौका फराहम किया, जिसने एक्सेस दिया, उन सब के हवाले से तो कोई खबरें नहीं आई हैं कि उनके खिलाफ क्या तादीबी कार्रवाई हुई। देखिए, जब मैं वहाँ पे था तो एक NCA का एक रूल बना हुआ था कि अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, यू आर ओके टू प्रैक्टिस एन NCA, ठीक है। और अगर आपने 1 साल के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई हो पाकिस्तान के लिए तो आप मुझे याद है कि सोहेल तनवीर ने प्रैक्टिस जब करा था हमारे सामने तो उसको भी बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े धीमे लहजे से समझा दिया गया था कि यार यहाँ का हमारा ये रूल है, आप यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो फिर उसने आउटसाइड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो मुझे ये रूल वैसे तो पसंद नहीं था क्योंकि जितने भी पाकिस्तान प्लेयर हो, NHPC बेसिकली पाकिस्तान की NHPC है, अब मेरी कोई अपनी पर्सनल नहीं है। तो जितने भी पाकिस्तान का कलर जिन्होंने लिया हुआ है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उनको अलाउ होना चाहिए। तो मगर एक ये रूल बना दिया तो उस रूल पे आपको कायम रहना चाहिए। तो जहां तक बाबर आजम के भाई का ताल्लुक है, मुझे नहीं पसंद आई ये चीजें कि एक नॉन प्रोफेशनल लड़का जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेल रहा वो आके NHPC में प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये थोड़ा सा वो जो है ना हिपोक्रेसी वाला इश्यू आ जाता है। इसको आपको नहीं करना चाहिए था, जिससे आप खुद मीडिया को मौका देते हैं कि वो आपके बारे में बातें करे, तो फिर एक आपने अपनी जो एक वैल्यूज और एक अपने जो एक उसूल बनाया है आप उसी को ब्रेक करें तो फिर फायदा क्या उन वैल्यूज का। ठीक है, हम बात करेंगे इसी इशू को ज़रा मजीद और अतीकुज़्ज़मा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ इसमें बाबर आजम एक हद तक कसूरवार है, मेरी दानिश में उससे ज़्यादा NCA के जो करता धरता है अरबाब इख्तियार हैं वो भी जो है उनका भी खिलाफ ज़रूर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, या क्या इसके हवाले से नोटिस लिया गया उन अनासर के खिलाफ, इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान मुल्तान में सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम ने इस हवाले से अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। कौमी क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज से सीरीज के लिए पुरजोश। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि गर्म मौसम को कबूल करना पड़ेगा, फास्ट बॉलर्स लंबे स्पेल्स नहीं कर सकेंगे, लेकिन तैयारी मुकम्मल है, अच्छी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखना चाहता हूँ। गर्मी तो है, हम सबको पता है, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको एज अ प्रोफेशनल कैरी करनी पड़ेगी। सो हम सब इसके लिए रेडी है। और फास्ट बॉलर की जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी में आप लॉन्ग स्पेल्स नहीं कर सकते, शॉर्ट में आपको फिर भी गुजारा हो सकता है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कहा, कोशिश होगी कि मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा बेहतर करें। 40 के राउंड आवर्स में जो मिडल ऑर्डर की बैटिंग आती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन सबके सामने कि वो T20 की शक्ल में चेंज हो जाता है, और जब वहाँ चेंज होता है तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सेंचुरी कर सके या 50 कर सके इतना इजीली। तो वो डिमांड होती है उस हिसाब से कि यार क्या डिमांड है टीम की, उससे खेलना पड़ता है। शादाब खान ने कहा कि जिस नंबर पे भी मौका मिले इसके मुताबिक खेलने की कोशिश करता हूँ, जहाँ टीम को जरूरत होगी वहाँ अच्छा खेलने की कोशिश होगी। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।
जी नाज़रीन, ये आपने रिपोर्ट देखी पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से, और अतीक किस हद तक आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद इत्मीनान आपको हासिल हुआ कि पाकिस्तान की तैयारियां जो है वो दुरुस्त संत में जा रही हैं? देखिए, रिपोर्ट से तो कोई इतनी खास चीजें नजर नहीं आती कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन क्या है, मगर मुझे देखने से यही लग रहा है कि बेसिकली कंडीशनिंग कैंप है जिसमें प्लेयरों ने काफी अरसे से एक साथ कोई कैंप नहीं किया, तो उनको इकट्ठा करके थोड़ी सी टीम बॉन्डिंग करके थोड़ा सा फिजिकल रिजीम, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट उस पर काम किया जा रहा है। मुझे कोई किसी तरह से टैक्टिकल वेस्ट इंडीज की तैयारियों के लिए कैंप नहीं लग रहा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम जब एक साथ इकट्ठा होगी तो वो उसके लिए फिर स्पेसिफिक कैंप लगाया जाएगा वेस्ट इंडीज के लिए, मगर ये मोस्टली कंडीशनिंग कैंप में जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की है और जितने प्लेयर्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो आके NHPC का एक थोड़ा सा टेस्ट लें और अच्छे कोचेस के साथ काम करें। ठीक है, और आपने लाहौर कलंदर में भी काम किया है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, आपने उनको प्रोग्रेस होते हुए देखा है, फिर आपने यकीनी तौर पे जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे जब भी आपने शाहीन शाह अफरीदी को देखा होगा, उनके वर्कलोड के बारे से काफ़ी बात होती है। अभी शाहीन शाह अफरीदी ने भी आपने सुना होगा, उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज कर रहे हैं और इस सीरीज़ में भी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। काउंटी में भी यकीनी तौर पर आप इस वक्त इंग्लिश बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं, वहाँ भी आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। किस तरह देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो इतना वर्कलोड डाला जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी जब एक ब्लेसिंग होती है कि इस तरह का एक फास्ट बॉलर आपके पास पैदा हो जाता है जो जिस पे आपकी पूरी टीम डिपेंड करना शुरू कर दी है, तो उसको बड़ा मुश्किल काम होता है एक मैनेजमेंट के लिए कि उसको किसी मैच में रेस्ट देके आप है ना एक रिस्क लेके यार हम इस मैच हार भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस लेवल पे हर कोच या हर मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो हर मैच जीते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली प्रेशर अंडर प्रेशर होते हैं, मीडिया का प्रेशर होता है, बोर्ड का प्रेशर होता है, दूसरा नासिर का प्रेशर होता है। तो ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी का वर्कलोड उसको मैनेज करना चाहिए और उसको मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के पास अभी फिटनेस ट्रेनर है जेके सामान इज अ वेरी गुड फिटनेस ट्रेनर, उसके साथ मैंने काम भी किया है, तो ही मॉनिटर्स एवरीथिंग और उसके पास एक रिकॉर्ड होता है कि इनकी कितनी कैलोरीज कितने ओवर्स किए हैं, कितना उनके अंदर जान रह गई है। उसके पास बाकायदा डिवाइसेस भी हैं जिसको वो यूज करता है, तो उसको अच्छे तरीके से वर्क को मैनेज करना चाहिए। और कोई इतनी फॉर एग्जांपल अगर आप 5 ODI खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं, अगर आप एक मैच में शाहीन अफरीदी को रेस्ट देते हैं उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और शादाब की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी यकीनी तौर पे NCA में रहते हुए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहते हुए फिटनेस रिपोर्ट्स देखी होंगी प्लेयर की। शादाब का आपको असल इशू नजर क्या आ रहा है? शादाब का मेरे ख्याल से शोल्डर का इशू था जब मैं वहां पे था, उसको थ्रोइंग में इशू हो रहा था, उसको बॉलिंग में मुझे नहीं लगा उसको इतनी प्रॉब्लम थी, मगर उसको फील्डिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो इस तरह हमने बॉलिंग करते हुए देखा है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे टेक्निकली कि लोग ये कहते हैं जो आम आदमी है कि बॉलिंग करते हुए इस तरह वो कमर लगती है, उनकी कमर नहीं लग रही है, शायद उनको कुछ इस तरह के भी कुछ इश्यूज हैं। शादाब का बायोमैकेनिकल इशू भी था कि जब मैं वहां पे था तो सोमरो साहब आए थे नए, जो हमारे नजीब सोमरो हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के, तो उन्होंने बाकायदा उनके पिक्चर्स ली थी, टॉपलेस पिक्चर ली थी जिसमें शादाब की थोड़ी सी ना बॉडी टिल्ट हुई थी एक साइड पे, इससे ये लगता है कि उनका जो पेल्विस है उसमें पेल्विस में हो सकता है कोई जो उनकी जो होती है ना फिक्सिंग की जरूरत है उनको, और वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हुआ और थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है। मैं फिटनेस ट्रेनर या बायोमैकेनिस्ट हूँ नहीं कि जिसका जो मैं आपको सही तरीके से बता सकूं, मगर जहां तक मुझे लग रहा था कि शादाब का वही जो है ना इश्यू जा रहा था, ऊपर बॉडी तक जा रहा था, तो मगर उसके शोल्डर में जो थी ना वो काफी प्रॉब्लम थी इस वक्त। शादाब अभी भी थ्रो नहीं कर रहा, मैंने देखा काउंटी में अंडर आर्म उसकी जो थ्रो होती है वो अंडर आर्म करता है, उसका जो एल्बो होता है ना बहुत लो एल्बो से करता है, जहां वो एल्बो को हाई करता है वहां उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो होपफुली कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा होगा इन चीजों को, और पिछली सीरीज में भी शादाब नहीं खेला था मगर टीम के साथ था, तो मेरे ख्याल से कुछ उसका रिहा प्रोग्राम चल रहा होगा। काउंटी क्रिकेट में प्रिपरेशन देना अगर वो 100% फिट नहीं था तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पाकिस्तान ने रिस्क ले लिया शादाब के ऊपर, वो देखना चाहिए पाकिस्तान को। अगर प्लेयर 100% फिट नहीं है या अगर आप उसका वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर आप उसको जब काउंटी क्रिकेट खेलने की परमिशन देते हैं तो आप उसको रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ों को जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपसे शाहीन के वर्कलोड मैनेजमेंट के वाले से बात कर रहा था। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने जो है वो देखा होगा जिस तरह से मीर हमजा ने परफॉर्मेंस दी है, फिर मोहम्मद आमिर काउंटी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वर्कलोड उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि मीर हमजा जैसे प्लेयर हैं या मोहम्मद आमिर अगर काउंटी में जाके अच्छा खेल रहे हैं तो उनसे बात की जाए, उनको बिठाया जाए, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया था और बड़ा आपने कांटों भरा ताज अपने सर पे सजाया था जब आप सुई गैस की कोचिंग कर रहे थे, क्योंकि
बड़े मुश्किल पर्चे आपके पास मौजूद थे, उस वक्त बाबर आजम आपके साथ थे, शोएब मलिक आपके पास मौजूद थे, फिर इसके बाद इसके अलावा मोहम्मद आमिर आपके पास मौजूद थे। वक्त कम है, मैं बहुत सारे नाम और गिनवा सकता हूं, लेकिन आपने इन सबको हैंडल कर लिया, लेकिन पूरा एक इंस्टीट्यूशन जो है क्रिकेट बोर्ड, वो हैंडल करने में नाकाम नजर आता है। देखिए, जब मेरी जो अपनी फिलॉसफी है ना और मेरे जो वैल्यूज हैं वो प्लेयर की वेलफेयर है, ठीक है ना। अगर मैं प्लेयर को लुक आफ्टर करूंगा, अगर प्लेयर को भी 20% भी प्रॉब्लम है फिजिकली, तो वो 100% नहीं दे सकता ग्राउंड में, तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो मैं उनकी लाइफ और उनके करियर को रिस्क में डालने से बेहतर मैं अपनी टीम को हारने के रिस्क में डाल सकता था। तो मेरे अंदर इतनी करेज थी कि मैं इस तरह के डिसीजन ले सकता था, और मेरे पास ब्लेसिंग भी थी कि मेरे पास अच्छे बॉलर्स थे रिप्लेस में। तब मैं आमिर को रेस्ट देता था, तो मेरे पास दूसरा अदनान हुआ था, अहमद जमाल था, जियाउल हक था, तो वो आके भी उसी तरह परफॉर्म करते थे। तो वो पाकिस्तान के पास भी बैकअप में इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप शाहीन को रेस्ट दें तो आपके पास एक ऐसा बॉलर हो जो शाहीन की जगह जो है उसको फुलफिल कर सके। अभी हम बात करें टेंटेड प्लेयर की, हम बात करते हैं अभी शर्जील को लिए अगर दरवाजे नहीं खोलने हैं पाकिस्तान टीम के, तो फिर उनको डोमेस्टिक खेलने का, PSL खेलने का क्या फ़ायदा है? इसके हवाले से पॉलिसी है क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर की? क्योंकि सलमान बट की भी जितने उन्होंने रन्स के अंबार लगाए उनको पाकिस्तान की टीम में एंट्री नहीं दी गई, आमिर को खिला लिया गया, फिर आमिर को बाहर कर दिया गया, वही सलमान बट को अब जो है वो सिंगापुर ने अपना बैटिंग कंसल्टेंट रख लिया। अगर तो ICC की पॉलिसी है इस हवाले से कुछ, तो फिर उन्होंने बैटिंग कंसल्टेंट कैसे रख लिया? और अगर नहीं है तो फिर सलमान बट इतना परफॉर्म करके पाकिस्तान क्यों नहीं खेल सकता? शर्जील क्यों नहीं खेल सकता? आमिर के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? ये सब क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक हिपोक्रेसी है। अगर आप एक प्लेयर के लिए एक रूल बनाते हैं तो दूसरे प्लेयर को भी आप उसी रूल में डालें। देखिए, पहले भी इस चीजों में काफी डिबेट हुई है कि आप इस तरह का रूल बनाते हैं कि उन पे लाइफ बैन लग जाए, ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, मगर पाकिस्तान के लिए उन पे लाइफ बैन लग जाए, कल को उनके पास ये उम्मीद ना हो कि यार मैं परफॉर्मेंस करके दोबारा पाकिस्तान में आऊँ। पाकिस्तान का नाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक मिसाल कायम कर दी किसी प्लेयर को खिला के, जैसे आमिर को आपने खिलाया, ठीक है, मैं उसके हक में था, आप खिलाएं, एक बंदा सजा काट चुका, उसको सेकंड चांस दें। मगर फिर वही सलमान बट के साथ, अब मुझे नहीं पता कि सलमान बट के साथ अंदर से क्या है, ICC ने क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई थी या क्या वजह थी कि वो उसको क्यों नहीं मौका दिया गया। मेरे हिसाब से जितने भी प्लेयर हैं, अगर वो इस काबिल हैं, अगर वो लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं और वो सारे बॉक्स टिक करते हैं, तो उनको चांस देना चाहिए, ठीक है। या तो आप चांस नहीं दे के उनको जस्टिफिकेशन दें कि मैंने चांस आपको क्यों नहीं दिया, और एक प्लेयर को चांस दे दिया आपने, दूसरे को नहीं दिया। तो इस तरह की कोई पॉलिसी PCB में बनाई नहीं है। या तो बना देना आप पॉलिसी, आप बना दे उसके बाद ताकि सबको क्लियर पता चल जाए कि नहीं जी, मेरा पाकिस्तान कैरियर खत्म हो गया है। मेरे हिसाब से ये गलत है। ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि एक प्लेयर के साथ आपने सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया और दूसरे प्लेयर को आपने बिल्कुल साइड में लगा दिया। और जहां तक सलमान बट का सिंगापुर का है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उसको असाइनमेंट मिला। एक क्रिकेटर के लिए क्रिकेट की सारी चीजें होती हैं, अगर आप उसकी क्रिकेट रोक देंगे और दूसरे को आप दे देंगे तो उसके साथ ज्यादती होगी। तो एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला है, वो इज द बेस्ट प्लानर, तो उसने आपके लिए प्लानिंग की हुई है। तो सलमान बट को मिली है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ऑल द बेस्ट फॉर हिम एज वेल। अतीक से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अतीक उज़्ज़मा से हम बात करते हैं सलमान बट के हवाले से। लेकिन अतीक ये बताइएगा कि वो प्लेयर जिन पे हमने बहुत इन्वेस्ट किया है, कि शुरू के से अंडर-19 से उन पे हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अतीक उज़्ज़मा से अब इंग्लैंड फ़ायदा उठा रहा है, आप उनके साथ बैटिंग स्काउट के तौर पर मुंसलिक हैं। सलमान बट सिंगापुर के साथ हैं, उमर गुल और यूनुस खान अफगानिस्तान के साथ हैं, आसिफ सऊदी अरब के साथ हैं, कबीर आसिफ जो है वो अमेरिका के साथ हैं, और इसके अलावा कबीर खान जो है वो सऊदी अरब के साथ हैं। तो हमारे जो टैलेंट है उससे दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम क्या फ़ायदा उठाना नहीं चाहते, या शायद हम अपने टैलेंट की वो कदर नहीं करते? देखिए, आपने उन्हीं के नाम गिनाए जो बेचारे 1 या 2 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच खेले में, सलमान बट और आसिफ के अलावा। और ऑब्वियसली हम लोगों को भी बारी मिली थी PCB में। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे PCB ने कैसी बारी थी? हाथ पांव बांध के बारी दे दी? हाँ, मगर बारी दे दी और बोला कि एक पैड से खेलना, दूसरा पैड बांधने की जरूरत नहीं है, तो टांगे नहीं चल रही थी। उस तरह की बारी मिली। कहाँ पे तो नहीं रही थी टांगे? मुश्किल था। क्या कह रहे हैं? कहाँ पे टांग तो नहीं रही थी? तो बस आपको पता है कि PCB में क्या किस तरह का होता है कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट, हमारा कल्चर डिफरेंट है कि हमारे लिए स्टार होना जरूरी है। भले आपकी कोचिंग की एबिलिटी हो या ना हो, मगर अगर आपने इतने टेस्ट मैच खेले में और इतना आपका नाम बना हुआ हो, तो वो आपको एडवांटेज उसका मिलता है, ठीक है ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि PCB नहीं फायदा उठा रहा। PCB अगर नहीं फायदा उठा रहा तो ECB फायदा उठा लेगा, अगर ECB नहीं फायदा उठा रहा तो कोई और कंट्री फायदा उठा लेगा।
एंड ऑफ द डे एज अ प्रोफेशनल मेरे पास एक्सपीरियंस है, कोचिंग की क्वालिफिकेशन है, और सारी चीजें जो मैंने पाकिस्तान के लिए भी काम किया, इंग्लैंड में भी काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे सिला तो मिल ही रहा है किसी ना किसी तरीके से। डिसअपॉइंटेड जरूर हूं कि पाकिस्तान में मैं वो काम नहीं कर सका जो मैं करने के लिए गया था, स्पेशली विकेट कीपर्स के साथ मैं काम करना चाहता था, नहीं कर सका, तो वो डिसअपॉइंटेड था, मगर एंड ऑफ द डे लाइफ गोज ऑन और आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपको काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में विकेट कीपर के पीछे विकेट कीपर लाने की रिवायत शायद खत्म हो रही है। अब तो मेक शिफ्ट विकेट कीपर को विकेट कीपर बना के जो सपोर्ट की जा रही है। गो के रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हारिस को उनके साथ लगाया जा रहा है, जो नॉन विकेट कीपर हैं, डेफिनेटली जो है दूसरे विकेट कीपर से मकबूल जैसे विकेट कीपर हुए, आजम जैसे विकेट कीपर हुए, सरफराज जैसे विकेट कीपर हुए, रोहिल नज़ीर जैसे विकेट कीपर हुए, इसके अलावा रेहान आफरीदी जैसे विकेट कीपर हुए, ये सब अब कहाँ जाएंगे अगर मेक शिफ्ट विकेट कीपर ही आपने लगाना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, और बाबर आजम ने एक मीडिया टॉक भी की थी, इस पे उन्होंने कहा कि मैं एक बाइख्तियार कप्तान हूं, और बाकी साथी प्लेयर के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। हमेशा ये बात आती है कि हल्की टीम कोई भी नहीं होती। इंटरनेशनल टीम जोन से भी टीम हो वो टफ टाइम देती है, जिस मर्जी कंडीशंस में हो आपको अच्छा खेलना पड़ता है। देखें अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें। रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जितना हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक पे खड़ा रहता है। शान मसूद ऊपर वाले नंबर पे खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। सर देखें, अगर आपने कोई टीम बनानी होती है ना, आपको कंसिस्टेंट चांस देना पड़ता है। ये नहीं कि आप हर सीरीज़ में या हर दूसरी सीरीज़ में तब्दीलियाँ करें या चांस लें। देखें अच्छी टीम वही होती है जो कंसिस्टेंट खेलती है। बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का और बोलने का। उनको लगता है कि डोमिनेट नहीं हूँ, डोमिनेट हूँ, बेफिक्र रहें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बाबर आजम की। उन्होंने कहा मैं डोमिनेट करता हूँ। आपके साथ तो खेले सुई सदरन गैस में, कितना डोमिनेट किया आपके ऊपर अतीक? मेरे साथ जब खेला था वो पाकिस्तान की टीम में नहीं आया था। डोमिनेट मैं तो कहता हूँ कि प्लेयर डोमिनेट करें और ग्राउंड के अंदर ज्यादा करें, ग्राउंड के बाहर। इनकी नेचर कैसी थी कि डोमिनेटेड इनकी नेचर थी या थोड़ा सा कूल थे? बाबर आजम बेसिकली जब बाबर आजम आया था, इज अ वेरी क्वाइट कैरेक्टर, तो उसके अंदर मैंने लीडरशिप की जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना, वो मुझे नजर नहीं आई थी। इसीलिए मैंने उमर अमीन को कैप्टन बनाया था शोएब मलिक के बाद। फिर उमर अमीन के अवेलेबल ना होने के बाद मैंने आसिफ जाकिर को कैप्टन से भी, बाबर आजम अवेलेबल था उस मैचों में, तो मैंने बाबर आजम को एज अ कैप्टन नहीं देखा था उस वक्त। और मे बी हिज लीडरशिप जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है जब वो पाकिस्तान टीम के साथ लंबे अरसे तक रहा है। फिर उसके बाद उसने ऑब्वियसली मुख्तलिफ लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हुई है, या आप समझते हैं सोशल गैदरिंग उनकी इंप्रूव हुई है? क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि सब अपने दोस्तों यारों को खिलाते हैं, अकोमोडेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक प्लेयर जितने अरसे से खेलता रहा है, 1 चांस 2 चांस 3 चांस 4 चांस, आप इस सिस्टम से गुजर कर आए। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा कि प्लेयर को किस तरह एडजस्ट किया जाता है या प्लेयर को किस तरह ख़राब किया जाता है। तो आपको लगता है कि इंप्रूव से ज़्यादा उनकी जो सोशल गैदरिंग है वो जो है उसने मैटर किया है? तो ये तो पाकिस्तान का हिस्ट्री है, तो आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा कैप्टन है जिसने अपनी सोशल गैदरिंग के वाले प्लेयरों को नहीं खिलाया? देखें ना, आप अगर शान मसूद परफॉर्म कर रहा है, काउंट आपको खुद अंदाजा है कि हम ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक देखते हैं, हम इंग्लैंड के डोमेस्टिक को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस डोमेस्टिक के अंदर शान मसूद परफॉर्मेंस देता है तो पाकिस्तान की टीम में उसकी जगह नहीं बन पाती। कहते हैं कि उसको नीचे के नंबर पर खिलाना ज्यादती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम में शर्जील नंबर 3 आ सकता है, फखर जमान नंबर 3 आ सकता है, इन्हीं बाबर आजम की क़यादत के अंदर साहबजादा फरहान नंबर 6-7 आ सकता है, तो शान मसूद क्या नंबर 3-4 नहीं आ सकता? देखिए, मेरे हिसाब से ओपनर और नंबर 3 की पोजीशन में कोई इतना फर्क नहीं होता, और टॉप 3 जो बैट्समैन है वो उनको ओपनर्स ही होना चाहिए। हम लोग इंग्लैंड में भी जब डिबेट कर रहे थे कि हमारा ओपनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, कोई कहता था कि क्रॉली जो हमारा जो मेन बॉस है कहता है वो ही लाइक्स क्रॉली टू प्ले नंबर 3, मगर क्रॉली वांट्स टू बैट नंबर 1 और नंबर 2। तो मैंने यही सजेशन रखी कि ऑल जो 1, 2 और 3 जो है ना वो ओपनर्स ही होने चाहिए, ताकि पहले ओवर में विकेट गिरती है जो नंबर 3 आता है वो ओपनर ही बन जाता है। उसके अंदर एक इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए। शान मसूद की मेरे हिसाब से तो जगह बनती है पाकिस्तान टीम में, और शान मसूद तो होना चाहिए पाकिस्तान टीम में। और मेरे हिसाब से शान मसूद क्यों नहीं ओपन कर सकता पाकिस्तान टीम में?
इमामुल्लाह और शान मसूद का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, उसने परफॉर्मेंस किया है अभी, अपनी विकेट में परफॉर्मेंस किया है, मगर शान ने डिफरेंट कंट्रीज में स्कोर किया। उसने इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई है और काउंटी क्रिकेट में 2 डबल सेंचुरी बना चुका है और मुसलसल रन कर रहा है। तो और शान मसूद एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस है टीम के अंदर, खासतौर पर फील्डिंग में आपको एक बहुत ज्यादा वो देता है। तो आप शान मसूद सीनियर प्लेयर है, शान मसूद के पास अब 3-4 साल है, उसके 3-4 अच्छे जो साल हैं उसको जाया नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक यंगस्टर है, उसके पास काफी टाइम है। अगर वो 1 साल 2 साल क्रिकेट नहीं भी खेलेगा और टीम के साथ रहकर वो काफी मेच्योर हो जाएगा तो बाद में वो आपकी एक बैकअप अच्छा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से शान मसूद की तो जगह बनती है अब। लेकिन आप कह रहे हैं कि शान मसूद खिलाना चाहिए, आप कहते हैं शान मसूद खिलाना चाहिए, लेकिन हमारे जो कप्तान है बाबर आजम वो एक ज़माने में कह चुके हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो राहुल द्रविड़ की तरह नजर आता है उनको। देखें, इतनी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए मेरे साथ। मैंने वो कोट क्यों नहीं सुना, मगर बाबर को ऐसी बात मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक देखें टैलेंटेड प्लेयर है, मगर उसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। जब आप इन प्लेयरों को एनालाइज करें जब आप अवे सीरीज खेलेंगे, अवे सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में खेलेंगे, तब आपको पता चलेगा इन प्लेयरों की मेंटल एबिलिटी क्या है और ये प्रेशर के अंदर उस टफ सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते उन सिचुएशन को। अभी तो आप होम सीरीज में हर बंदा 100 कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे गेंद पहुंच नहीं रहा होता टखनों से ऊपर, घुटनों से ऊपर, तो वहां पे परफॉर्मेंस करना इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आप स्टार्ट को एडिलेड में या सिडनी में या मेलबर्न में खेलेंगे जहां पे बॉल आपके सरों पे आ रहा होता है, वहां पे पता चलता है कि बैट्समैन किस तरह कोप करता है इन चीजों से। तो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहिए और मेरे ख्याल से अगर आप शान मसूद को अभी मौका नहीं देंगे तो उसकी क्रिकेट को आप खत्म कर देंगे 1-2 साल के अंदर। और अब्दुल्ला शफीक के पास बहुत टाइम है। अच्छा अतीक, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट है, मुझे क्विकली 2-3 सवाल के जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि अभी हारिस को आपने टीम में लिया, बजाय इसके उस बच्चे का, ठीक है आपने सबको सुपरसीड कर दिया, आजम, रोहिल नजीर, सरफराज, कामरान अकमल, मकबूल, रेहान आफरीदी, आपने सबको सुपरसीड करते हुए आपने हारिस को जो है वो बतौर विकेट कीपर इंडक्ट किया। लेकिन आपका कप्तान ये कह रहा है वहां पे खड़ा होकर कि हारिस को मौका नहीं देंगे क्योंकि रिजवान इस वक्त टीम में पूरी तरह से फिट इन है। देखें, ये थोड़ी सी अनमेच्योरिटी है। जब आप मीडिया के सामने आते हैं ना तो आपको इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए, इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मैं अगर होता तो मैं यही बोलता कि हारिस अ वेरी टैलेंटेड विकेट कीपर और ही विल बी कंटिन्यूसली डेवलप इन आवर एनवायरनमेंट एंड जब चांस आएगा उसका तो उसको जरूर मौका दिया जाएगा। इस तरह की बातें करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि रिजवान मेरा फर्स्ट कीपर है, अभी उसको चांस नहीं देंगे। आपको अभी इस खिलाने से पहले ही आपने उसको बता दिया कि आपको नहीं खिलाएंगे। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है मेरे ख्याल से। बाबर के कहने का मतलब कुछ और था मगर वो कुछ और कह जाता है। तो अच्छा ये बताएगा कि सरफराज गेम इज ओवर, किसका? सरफराज का। मुझे तो यही लगता है इस जब हारिस आ गया है ऊपर तो मुझे यही लगता है ना कि सरफराज को पीछे शिफ्ट कर देना है। अब सरफराज को खुद भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ लाई करता है। उससे कम्युनिकेशन की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं। देखें, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही एक नाराजगी होती है, कम्युनिकेट करने में हम लोग बहुत पीछे हैं दूसरे मुल्कों से। तो आपस में बात नहीं करते, तनकीद करते, ब्लॉक कर देते, कम्युनिकेशन क्या करेंगे? इस तरह का प्लेयर करना, सरफराज ने जो पाकिस्तान के लिए खिदमतें दी हैं, ही डिजर्व बेटर। अगर आप सरफराज को नहीं खिलाना चाहते, अगर आपके फ्यूचर प्लान में नहीं है तो उसके साथ बैठ के उसके साथ एक प्लेयर टॉक होनी चाहिए जिसमें आप उसको कन्विंस करो कि यार देखो ये मसला है, हम चाहते हैं कि अब हम नहीं चाहते कि तुम एज अ सेकंड विकेट कीपर पानी पिलाओ, ये डिसरिस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है, यू विल बी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, 1-2 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे एज अ लेगेसी कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं है। मगर आप उसको इस तरह नहीं करके साइड में बिठा के आप दूसरा कीपर ला देते हैं। तो इस तरह की हमारी हिस्ट्री हम इसी तरह करते रहे और इसी तरह करते रहेंगे। और अल्लाह करे कि किसी को कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि एक अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से आप कितने कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हालांकि आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आपके चीफ सेलेक्टर तो माशाल्लाह पूरी एक्टिंग करते हैं, पूरी वीडियोस बनाते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। आपको इसलिए खिलाया गया, आपको इसलिए ड्रॉप किया गया। और अगर कोई अतीक जैसा बंदा, सच्चा बंदा अगर कोई बात कर दे, अली सलमान जैसा कोई एंकर कोई बात कर दे तो वो फौरन ब्लॉक कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन का तो खैर ये हाल है। लेकिन जरा ये बताइए विमेंस में क्या कम्युनिकेशन चल रही है, क्योंकि आपने विमेंस के साथ भी आपने काफी काम किया है, इस वक्त तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको लगता है कि थोड़ा बेहतर फेज आया पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से डेविड हैम के आने से काफी इंप्रूवमेंट आई है पाकिस्तान के कैंप में, क्योंकि अब आपने देखा होगा डेविड हैम ने आके थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर भी चेंज किया है। अब लोगों को ये गारंटी नहीं है कि वो टीम के अंदर होंगे। उसने ऐसे फेसेस को टीम से स्लोली बाहर कर दिया जो अगले 10 साल भी क्रिकेट खेल सकते थे, ये ना, मगर परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी उनकी। ठीक है ना, नए प्लेयर्स काफी आने शुरू होगा, काफी टूर्नामेंट्स नए शुरू होगा। पाकिस्तान का जो ग्रुप ऑफ प्लेयर है वो डबल से ज्यादा हो गया। तो आपने देखा होगा तोबा हुसैन आई, उसने आके परफॉर्मेंस किया।
और उसने आते ही परफॉर्म कर दिया। तो इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में आ रहा है और विमेंस क्रिकेट काफी डेवलप हो रही है पाकिस्तान में, काफी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, काफी ट्रायल्स में काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेशन की। तो मैं काफी चीजों को देख रहा था। मेरे ख्याल से डेविड हैम इज अ वेरी गुड कोच और उसको लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम में कोच होना चाहिए, क्योंकि उसकी मेंटालिटी, उसकी जो फिलॉसफी है, जो प्लेइंग स्टाइल है, वो पाकिस्तान टीम को हेल्प करेगा फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अतीक उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद थे। हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामलात के हवाले से अतीक उज़्ज़मा से, और ये नशिश जो हमेशा से इनसे थोड़ी तशनगी इसमें बरकरार रहती है क्योंकि बड़ी हमजद शख्सियत के मालिक हैं अतीक उज़्ज़मा। थैंक यू सो मच अतीक फॉर योर टाइम, जो आपने हमें टाइम दिया। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।